हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये वीडियो बना रहे हैं जिसमें आप लोगों को हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बट हम रैशनल के साथ डिस्कस करेंगे। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द पेशेंट डायग्नोज्ड विद द पोंटाइन हैमरेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रेलिवेंट रिलेटेड टू द पेशेंट्स कंडीशन। हमारे पास 4 ऑप्शंस है। पहला है काइनस्टोक रेस्पिरेशन, सेकेंड इज डायलेटेड प्यूपिल्स, थर्ड वन इज की होल प्यूपिल्स एंड एनाइजोकोरिया, फोर्थ वन। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पोंटाइन हैमरेज होता क्या है, ये कहाँ का डिजीज़ कंडीशन है। तो पोंटाइन हैमरेज इज़ अ इंट्राक्रेनियल हैमरेज, जो कि इस वजह से होता है प्रोलॉन्ग और पुअरली कंट्रोल्ड क्रॉनिक हाइपरटेंशन से होता है, और इसमें जो पेशेंट के प्रोग्नोसिस हैं वो बहुत पुअर होते हैं। किस पार्ट ऑफ द ब्रेन को अफेक्ट करता है? दैट इज़ पॉन्स। पॉन्स हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होता है अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। इसका फंक्शन क्या है? हाँ, इसका फंक्शन है कंट्रोल करना ब्रीदिंग को, सेंसेशन ऑफ हियरिंग, टेस्ट एंड बैलेंस, एंड अदर देन दैट इट हेल्प्स इन द कम्युनिकेशन बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। सो अल्टीमेटली आंसर इसका क्या होगा? काइनस्टोक रेस्पिरेशन। अब हमें ये पता होना चाहिए काइनस्टोक रेस्पिरेशन होता क्या है, इसमें पेशेंट का जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो कैसा रहता है। अदर देन दैट बाकी 3 ऑप्शंस इसमें इंक्लूड नहीं होंगे बिकॉज वो हमारे प्यूपिल से रिलेटेड हैं, और पॉन्स है हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर। तो आंसर है काइनस्टोक रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन में इसमें होता क्या है? एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न होता है पेशेंट का, जिसमें पेशेंट प्रोग्रेसिवली डीपर ब्रीद करता है एंड समटाइम्स कभी कभी बीच में फास्टर ब्रीदिंग करता है, विच इज़ फॉलोड बाय द ग्रेजुअल डिक्रीज, वो जो धीरे धीरे कम होता है, एंड विच रिजल्ट्स इन द टेम्परेरी स्टॉपिंग ऑफ द ब्रीदिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं? एपनिया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when a patient is suffering with the Horner syndrome, which of the following is most appropriate nurse can observe in the patient? तो हमें इसमें ये पता होना चाहिए कि हॉर्नर सिंड्रोम होता क्या है। ठीक है, तो हॉर्नर सिंड्रोम इट्स काइंड ऑफ डिस्ट्रप्शन इन द नर्व पाथवे ऑन द वन साइड फ्रॉम द ब्रेन टू फेस एंड लाइक आँख तक, आइज़ तक, एंड इट मे रिजल्ट फ्रॉम स्ट्रोक, किसी भी ट्यूमर की वजह से, या फिर हमारे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से होता है। ठीक है, तो इसमें जो सिम्टम्स होंगे, जैसे कि इसमें अफेक्टेड एरिया है हमारा ब्रेन, तो सिम्टम्स कैसे रहेंगे? प्यूपिल्स का साइज स्मॉल होगा, हमारे जो आईलिड्स हैं, अपर आईलिड है उसका ड्रूपिंग होगा, और अपरेंट एनहाइड्रोसिस होगा। मीन्स पेशेंट में सिम्टम्स कौन कौन से प्रेजेंट होंगे? जो हमारे ऑप्शंस हैं उसमें हमें देखना है। पेशेंट फर्स्ट में बोला गया है मियोसिस, पार्शियल टॉसिस एंड डायफोरेसिस। मियोसिस मीन्स प्यूपिल्स का साइज स्मॉल होना, टॉसिस मीन्स drooping of upper eyelid, and diaphoresis means excessive sweating. So ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। एंड रिमेनिंग अदर ऑप्शंस में हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हॉर्नर सिंड्रोम में होता क्या है। हॉर्नर सिंड्रोम में पेशेंट के जो प्यूपिल्स होते हैं वो स्मॉल साइज के हो जाते हैं, विच इज़ नोन एज मेयोसिस। एंड नेक्स्ट वन इज पार्शियल टॉसिस। पार्शियल टॉसिस मीन्स ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड। तो थर्ड वन इज द apparent anhidrosis, means very little or no sweating on the affected side. Okay, then third question is, what is the another name of the diffuse esophageal spasm? डिफ्यूज ईसोफेजियल स्पैज़म का अनदर नाम या दूसरा नाम क्या है? हमारे पास ऑप्शंस हैं ईसोफेजियल एचलेसिया, नट क्रैकर ईसोफेगस, एटेक्सिया ईसोफेगस एंड रिजिड ईसोफेगस। तो हमें ये पता होना चाहिए कि डिफ्यूज इसोफेजियल स्पैज़म होता किस वजह से है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ। द इट मे बी बिकॉज ऑफ डाइटरी हैबिट्स, लाइक अगर हम बहुत एक्सेसिव कोल्ड खा रहे हैं या बहुत ही गर्म खा रहे हैं इन केसेस में, या फिर GERD विच इज़ नोन एज गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, और इसोफेजियल सर्जरीज़, कोई भी इसोफेजियल कैंसर से रिलेटेड सर्जरीज़ हुई हैं उन केसेस में, या फिर पेशेंट को रेडिएशन एक्सपोजर है, चेस्ट में किसी ट्यूमर की वजह से अगर पेशेंट रेडिएशन ले रहा है, नेक ट्यूमर्स की वजह से रेडिएशंस ले रहा है, तो उन केसेस में चांसेस आर देयर कि पेशेंट में सफ़र विद डिफ्यूज इसोफेजियल स्पैज़म। ओके, तो इसमें होगा क्या? सबसे पहले पेशेंट को इसमें क्या होता है? अनकोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं हमारे ईसोफेगस के। अनकोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शंस होंगे विच मे कॉज द डिफ़िकल्ट स्वेलोइंग, और वी कैन से डिस्फेजिया,
पेशेंट को डिस्फेजिया होगा और रिगर्जिटेशन भी हो सकती है। इसमें अनकोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शंस होंगे जिनका सीक्वेंस नॉर्मल होगा, बट उनका जो एम्पलीट्यूड है और उनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो ज़्यादा होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a patient is having ineffective peristalsis of the distal esophagus which is accompanied by failure of the esophageal sphincter to relax in response to swallowing। तो हमारे क्वेश्चन में है इनइफेक्टिव पेरिस्टाल्सिस। क्वेश्चन में की पॉइंट्स आप लोगों ने फर्स्टली बहुत अच्छे से नोटिस करने हैं। तो इस क्वेश्चन में जो है इनइफेक्टिव पेरिस्टाल्सिस ऑफ द डिस्टल एंड ऑफ द इसोफेगस का है हमारा, वो हम देखेंगे। तो हमें इसमें देखना है ऑप्शंस क्या क्या हैं, एकाइनेसिया, एचलेसिया, एटेक्स एंड नन ऑफ दीज। तो हमारे पास हमें ये पता होना चाहिए कि एकाइनेसिया होता क्या है। एकाइनेसिया मीन्स लॉस और इम्पेयरमेंट ऑफ द पावर ऑफ द वॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ द मसल्स। सो इसमें हमारे पेरिस्टाल्सिस हैं तो वॉलेंट्री मसल्स का तो सवाल ही नहीं उठता है। सो that will not be the answer. Next is achalasia. Achalasia could be the answer. So let's discuss how it could be the answer. Achalasia will occur result in the damage of the nerves to the food pipe. So here also in the question it is mentioned that peristalsis and damage to the nerves is correlated with each other. So this could be the answer. And next, ataxia you all know it is the impaired coordination, so it is not the answer. Next question is, sialolithiasis is a condition which is usually occur in। तो जो सिएलोलिथियासिस कंडीशन है ये किस ग्लैंड को अफेक्ट करती है या फिर किस ग्लैंड में होती है। तो बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए पहले कि सिएलोलिथियासिस होता क्या है। सिएलोलिथियासिस है सेलेवरी ग्लैंड्स का हमारा स्टोन। जो हमारे सेलेवरी ग्लैंड्स हैं उनके स्टोन्स को हम वहाँ पे अगर स्टोन्स होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, सिएलोलिथियासिस। एंड दीज स्टोन्स आर मेड अप ऑफ और कंपोज्ड ऑफ द कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम एंड समटाइम्स ऑफ अमोनिया ऑल्सो। हमारे कितने सेलेवरी ग्लैंड्स हैं, टोटल 3 सेलेवरी ग्लैंड्स वी हैव। फर्स्ट वन इज पैरोटिड, सबमेंडुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स। अब हम ऑप्शन को देख के कंफ्यूज नहीं होना है बिकॉज हेयर वी हैव मेंशन ऑल 3 ग्लैंड, सबमेंडिबुलर, पैरोटिड एंड सबलिंगुअल। बट क्वेश्चन को फोकस करके देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि इन विच कंडीशन इट यूजुअली अकर। इट मे अकर इन एनी ऑफ द ग्लैंड बट usually it will occur in the submandibular gland. So the answer, clearly the answer is submandibular gland. And next हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वॉन एबनर्स ग्लैंड। तो वॉन एबनर्स ग्लैंड हमारे ओरल कैविटी में ही होता है बट प्रेजेंट कहाँ पे होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन द डॉर्सल सरफेस ऑफ आवर टंग। ओके फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये 5 क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे और आगे भी मैं ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए पोस्ट करती रहूँगी। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and please press the bell icon and share my videos as much as you can. Thank you so much.